अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की और हमने देख लिया है कि इस उम्र में बच्चों का एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। अब जरूरत है इस बात को समझने की कि इसी उम्र में बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जाएगा। आप देखें कि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे जाकर बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल्स में सामने आए, तो इसी उम्र में हमने बच्चों को फोकस के साथ डिसिप्लिन भी करना होगा और बहुत सी बातें खुद समझकर बच्चों को ट्रांसफर करनी होंगी। जितना ज्यादा हम इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमारे बच्चों की वो जो नश्व-नुमा है वो बेहतरीन असूलों पे होगी। इस उम्र में क्योंकि बच्चे जरा इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, अपनी मर्जी भी करना चाह रहे हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं और हमसे सीख भी रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ भी वो परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सामने, जो भी काम कर रहे हैं, हम उस पे रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम बच्चों को किस तरह के बिहेवियर्स पे इनकरेज कर रहे हैं। इस उम्र में हमने बच्चों की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि यहीं से बुनियाद अब बनेगी कि हमारा बच्चा अपने बारे में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या अपने ही बारे में वो बहुत ज्यादा शेकी हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल वालिदैन के ज़हन में आता है कि ये तो नहीं होगा कि अगर हम बच्चे की हर बात पे ताली बजाएं, शाबाशी दें, तो वो कुछ ऐसे बिहेवियर जब दे रहा है, यानी आप देखें कई दफा घरों में ऐसे ही हो जाता है ना कि बच्चे ने कोई बिहेवियर दिया, बड़े बहुत खुश हो रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, और अब वो बच्चा एक बिहेवियर देते देते बदतमीजी कर जाता है, उस पे भी सब तालियां बजाते हैं। अब वो बच्चा ये देख लेता है कि मैं अगर कोई गाली दे दूं या मैं अपनी लिमिट क्रॉस करूं तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो वालिदैन को ये भी देखना है कि हमने बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना, हमने बच्चों को तकब्बुर की तरफ नहीं लेकर जाना, अपनी जात में ही इगोइस्टिक नहीं बनाना, बल्कि कॉन्फिडेंस सही वाला देना है, सेल्फ एस्टीम उनकी अच्छी करनी है। और उसके लिए हमने बच्चों को एक लिमिट जरूर देनी है, क्योंकि आज हम लिमिट सेट करेंगे, कल को उसको ये समझ आएगी कि जो अल्लाह ताला ने लिमिट्स रखी हुई हैं, मैंने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बच्चे की कैसे बिल्ड होती है कि वो अपने बारे में अपने आप को अच्छा समझे। और इसी तरह से जब वो कोई सही काम करे, फैक्चुअली सही काम करे, तो उसकी तारीफ की जाए, और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसकी रहनुमाई कर दी जाए। ये भी याद रखना है हमें कि इस उम्र में बच्चे ठीक है पहले से मैच्योर हो चुके हैं, हमने कोई कॉन्सेप्ट उनको बार बार सिखा दिया है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि ये बच्चे गलतियां करेंगे और अपनी ही गलतियों से सीखेंगे। और हमारा इस वक्त काम ये है कि हम उनसे तंग ना हो, परेशान ना हो, बच्चों को ऐसी बातें ना सिखाएं या उनके सामने ना बोलें कि मैं तो तंग पड़ गई हूं और बाज ही नहीं तुम लोग आते, 1000 दफा तुम्हें बताया है, क्या मुसीबत है। क्योंकि इससे बच्चा जो है उसकी लर्निंग रुक जाएगी। बहुत सी जगहों पे या तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं अपने वालिदैन को खुश रख सकूं, मुझे बार बार मेरे वालिदैन को क्यों बताना पड़ता है। और या ये होगा कि वो बच्चा जो है वो सोचेगा कि मैं अपनी गलती वालिदैन के सामने ना लाऊं, बल्कि हिट एंड ट्रायल से जो भी तरीका है बस इसको किसी तरह से गुजार दूं। तो बच्चों को हमने जहां सीखने का मौका देना है, एक्सप्लोर करने का मौका देना है, खेलने कूदने का मौका देना है, साथ ही उनको एक अच्छा रीडर भी बनाना है। जितनी जल्दी इस उम्र से आप बच्चों को रीडिंग स्किल्स की तरफ लेकर जाते हैं, उनके साथ किताबें पढ़ते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, उनकी एनालिटिक स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब वो कोई वाकया पढ़ रहे हैं और कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत से मॉरल लेसन्स होते हैं और उन असबाक को वो सीख कर उनके बारे में वो सोचते हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। कई दफा होता है कि आप एक अच्छे बच्चे की, एक खराब बच्चे की कोई भी कहानी सुना रहे हैं तो बच्चा बार बार आपसे पूछता है। अगर अच्छे बच्चे की बात हो तो वो कहता है मामा मैं भी ऐसे करता हूं ना, और अगर कोई खराब बच्चा है उसकी बात हो कहता है, पूछता है, वो अपनी तरफ से एक आपसे वैलिडेशन लेता है, मैं तो ऐसे नहीं करता ना, वो जब एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ था तो मैंने जान के तो नहीं किया था ना। तो यहाँ पर हमने अपने बच्चों को रीअश्योर भी करना होता है और सही तरीकों की तरफ लेके भी जाना होता है। साथ ही साथ हमने अपने बच्चे को इस बात की अवेयरनेस बढ़ानी होती है कि उसे ये पता चले कि हम जो भी कोई भी बिहेवियर देते हैं उसका एक
कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस आता है, और इसी तरह से दूसरे लोग जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, या ये कि हमारा कोई भी बिहेवियर किसी दूसरे इंसान को मुतासिर कर सकता है। जैसे घर में बुजुर्ग हैं और बच्चे का खेलने को दिल चाह रहा है और वही वो वक्त है जबकि बुजुर्ग रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें अपने बच्चे को बताना है कि हमारा अगर खेलने को दिल चाह रहा है और हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे इर्द गिर्द अफराद जो हैं वो थके हुए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, कोई बीमार है, तो फिर हमने अपने खेल को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। या तो कमरा बदल लेना है, या आवाजें नीची कर देनी है, या जो खेल है उसके नेचर को चेंज कर देना है। यानी भागम दौड़ और हल्ला गुल्ला वाला जो खेल है उसके बजाय जो क्वाइट प्ले होता है, खामोशी से करने वाला काम है, हमने उसकी तरफ चले जाना है। इसी तरह से उन बच्चों की उम्र के मुताबिक कोई जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनसे शेयर करें, उनसे मशवरा लें और देखें कि उनके क्या आइडियाज हैं, वो बहुत से कामों को किस तरीके से करना चाहते हैं। फिर ये कि कुछ कैटेगराइज करना पड़ेगा हमें इन बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। जैसे हम ये चाह रहे होते हैं कि इस उम्र में ही बच्चों की रूटीन बहुत अच्छी हो जाए, बच्चे सुबह से शाम तक जो कुछ हम उन्हें सिखा रहे हैं वो सीखें, लेकिन अब हमें गैप्स नजर आने शुरू हो जाते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो मैंने बच्चे को बताया था वो तो नहीं कर रहा, या उसमें मुझे तंग कर रहा है, या मेरी बात नहीं सुन रहा है, या ये कि कहीं पे किसी से मुकाबला कर रहा है, भाई नहीं कर रहा, बहन नहीं करी तो मैं क्यों करूं, कजन्स नहीं करते, कोई बच्चा नहीं करता, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो इसमें जो हमने जिस चीज पे तवज्जो देनी है वो है हमारा कंसिस्टेंट पैटर्न। यानी अगर हम मुस्बत तरीके से और साबित कदमी के साथ उनको कोई भी चीज सिखा रहे हैं, जो एक टिपिकल सवाल माँ बाप की तरफ से आता है कि जी कब तक बच्चे को बताना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, तो मेरे पास एक ही जवाब है, जब तक आप पेरेंट हैं, जब तक आप वालिदैन हैं आपको ये काम करना पड़ेगा। और फिर मैं आगे से ये पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि किस उम्र में आप पेरेंटिंग से रिटायर हो सकते हैं, तो जवाब आता है कि हम तो आखिरी सांस तक जैसे अल्लाह के बंदे हैं उसी तरह हम वालिदैन भी हैं। तो एग्जैक्टली आपको अपने आखिरी सांस तक अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहना है, और इसीलिए आपने अपने दिमाग में ये मेंटल पिक्चर बनानी है कि हर उम्र में एक आसान अंदाज से मुझे अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना होगा और कुछ ना कुछ बताना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम बच्चे जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इस उम्र में भी कभी कभी नो पे अड़ जाते हैं, तो इस नो से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, थ्रू आउट जब भी बच्चे का एक अच्छा बिहेवियर आता है तो उसको थम्स अप देना होगा, उसको माशाल्लाह बोलना होगा, उसको बताना होगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि बच्चा अपने उस बिहेवियर को मजीद बढ़ाए और आपके सामने चैलेंजिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा ना आए। फिर इसके साथ साथ एक और चीज जो जिस पे हमें खास नजर रखनी है जब हम बच्चे को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, कोई रेड फ्लैग्स, कोई वार्निंग साइंस पहले से सोच लेना है। मसलन अगर बच्चा थका हुआ है और उस वक्त हम उसको किसी सोशल एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे जहां लोग बैठे हुए हैं, तो चांसेस हैं कि बच्चा बदतमीजी करेगा, बच्चा रोना शुरू कर देगा, बच्चा काबू नहीं होगा। अगर घर में मेहमान आए हुए हैं, या ये कि कई दफा आप एक बड़ी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे का मसलन गला खराब है तो उसको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, लेकिन मेहमानों को सर्व की जा रही है या बाकी बच्चे खा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने बच्चे को वहां पे ये नहीं देना तो उसको किस तरह बचाना है, बजाय इसके कि हम किसी इंसान को बुरा बोलें, गुस्से में आए, बच्चे के मार पीट करें, बड़े अच्छे अंदाज में टेक्निकली उसको वहां से निकाल लेना है। या अगर उसको वो चीज हमें देनी पड़ेगी, हम ट्रैप्ड हैं, तो भाई कितनी क्वांटिटी में देनी है, क्योंकि कई दफा हम क्या करते हैं कि एक हंगामा भी क्रिएट करते हैं, अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन भी लेकर आते हैं, दूसरे लोगों की गीबत भी कर देते हैं और जो होना था वो भी हो जाता है, और कुछ अर्से बाद बच्चा उस चीज से गुजर जाता है और हमें लगता है कि शायद मैंने ही इस इशू को बहुत बड़ा बना दिया था। इसकी एक और मिसाल मैं जंक फूड के बारे में दूंगी। जैसे कई लोगों का ये शिकवा होता है कि मैं तो अपने बच्चे को जंक फूड नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे घर में बहुत से अफराद हैं जो कि बच्चे को दे देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए कि मैंने किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने बच्चे को कैसे सिखाना है, और अपने बच्चे को अगर बचाना है इन असरात से तो कैसे बचाना है। और ये कोई एक फॉर्मूला नहीं होगा ना, ये डिपेंड करेगा आपके घर के डायनामिक्स क्या हैं और आप कैसे इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं। इसी तरह से बच्चा जब शिकायती रवैये के साथ आपके पास आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना। आपने ये सोचना है कि मैं इस वक्त इंचार्ज हूं, अगर मेरा बच्चा मुझे आके नहीं बताएगा तो किसको बताएगा। यानी अगर आपके बच्चे को किसी के साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है ना, उससे वो सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही,
बहन भाई के साथ हो रही है, कजन के साथ हो रही है, फ्रेंड के साथ हो रही है, नेबर्स में कोई बच्चा है, इवन घर में कोई बड़ा है उसके साथ उसको कोई मसला आ रहा है और वो आकर आपको बताता है कि भाई या कजन छेड़ रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप उसके साथ बार बार जब बातचीत करेंगे तो आप अगर बच्चे को फिर कह देंगे कि चुप हो जाओ, बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं बोलना, शिकायत नहीं लगानी, और वो बच्चा कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बुली हो रहा है, अब वो किधर जाए? तो अल्टीमेटली यही करेगा ना कि फिर कोई ऐसा गलत बिहेवियर दे देगा, मारपीट करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम बच्चे की बात पूरी सुने और उसको उस मसले को हल करने का तरीका सिखाएं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे को कभी ओवर स्केड्यूल ना करें। इस उम्र में मैंने देखा है कि बच्चा स्कूल गया है, वहां से वापस आया है तो जल्दी जल्दी खाना खाओ, अब तुमने कुरान की क्लास में जाना है, फिर जल्दी जल्दी वापस आओ, अब तुमने या तो ट्यूशन पे जाना है या मैंने तुम्हें बैठ के कोई 3-4 घंटे पढ़ाना है, चाहे आप प्ले ग्रुप में हैं या अर्ली क्लासेस में हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें उस क्लास में पीएचडी करवा ही देनी है, और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी खाना खाओ और उसके बाद तुम सोने की तैयारी करो। तो बच्चा जो है उसका कोई वो जो 5 सेंसेस की टच है, प्ले है, एक्टिविटी है, वो कोई काम उससे नहीं हो रहा होता। फिर ये कि बच्चा जो खेल रहा है, हमने भी इस पे बात भी की है कि प्ले टाइम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे को ये अलाउ करना कि वो खेल सके। अगर कोई पेरेंट्स मुझे कहें कि जी आजकल जमाना बहुत खराब है, हम बच्चे को बाहर नहीं भेजते, हमारे घर में इतनी फ्री स्पेस नहीं है, बाहर कोई एरिया ऐसा नहीं है, तो फिर बहुत आसान है, आप घर के अंदर ही किसी भी कॉर्नर में बच्चे को कुशन्स भी दे सकते हैं, बच्चे को एक रस्सी दे सकते हैं कि वो कूदे, बच्चे को कोई भी वहीं पे भागने दौड़ने वाली थोड़ी सी गेम दे सकते हैं। कभी कभी हमने ये भी किया होता है कि अपने घरों को इतना ओवरली डेकोरेट किया होता है कि बच्चे को वो स्पेस ही नहीं मिलती। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हम एट पार हो सारे लोगों से, कि जब कोई हमारे घर आए तो कहे वाह वाह कैसा घर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमारा बच्चा जो खेलना चाह रहा है उसको वो स्पेस नहीं मिल रही। इसी तरह से ये भी हमने देखना है कि बच्चा जो है जो भी अच्छा काम सीख रहा है उसके बारे में हमेशा खुश हो, उसको सुकून महसूस हो। और अगर बच्चा झूठ बोलता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो एक फैंटेसी में रहते हैं, वो अपने दिमाग में कुछ कुछ सोच रहे हैं और आपके सामने कोई कहानियां लेकर आते हैं, तो आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, बल्कि उसको फिर रियलिटी चेक देना है कि हाँ बेटा ऐसे हो सकता है आपको महसूस हुआ ये हुआ हो, लेकिन रियलिटी ये है या इस तरह से बात हुई है। इसके साथ साथ बच्चों को इमोशनल वोकैबुलरी देनी है कि यहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आप गूगल करें तो आपको फीलिंग चार्ट्स भी मिल जाते हैं, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। अगर बच्चा कभी आकर आपको कहता है मुझे भाई पे बहन पे गुस्सा आया, मैं इसका सर तोड़ दूंगा, तो आप फीलिंग चार्ट निकाल कर आप उससे बातचीत कर सकते हैं बाद में, जब उसका गुस्सा सेटल हो जाए कि आपको कौन सा इमोशन फील हुआ। और अगर कोई आपकी चीज लेता है तो आपको ये गुस्सा कहाँ तक रखना होता है। इसी तरह बच्चों के साथ कुछ असूली बातें हमेशा शेयर करें और उन्हें बताएं, खासतौर पे जैसे शेयरिंग की हम बात कर रहे थे कि बच्चों को जो शेयरिंग के चैलेंजेस आते हैं उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा मसला होता है। अब देखिए बहुत सिंपल सा असूल है, अगर ऐसी चीज है जो कि बच्चे स्प्लिट कर सकते हैं तो उनको अलग अलग आधा आधा करके दे दें, टाइम रख दें, शेयरिंग बास्केट बना दें कि आपने जो शेयर करना है इसमें डाल दिया करें। इसी तरह से मिलकर कोई काम कर लें, ठीक है, कुछ अलग कंपार्टमेंट्स में उनको ले जाएं। तो बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जो सही कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत टिपिकल किस्म का इस उम्र में चैलेंज आता है वो क्या है? वो है सिबलिंग राइवलरी। मुझे मतलब इतने सालों में पेरेंटिंग करते हुए मैंने कोई ऐसा सेशन नहीं लिया जिसमें एंड में ये सवाल ना आया हो कि जी मेरे बच्चे बहुत ज्यादा लड़ते हैं और वो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं और बस मुझे फिर समझ नहीं आती और मुझे लगता है मैं तो मरीज बन गई हूँ। और अक्सर ये टिपिकली अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होगा जो इस किस्म का बिहेवियर दे रहा होगा। बच्चे क्यों फाइट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये, हम तो चाहते हैं कि जी बच्चे सिला रहमी सीखें और बड़े प्यार मोहब्बत से रहें और आपस में घुल मिल के रहें और घर का माहौल बहुत अच्छा हो, लेकिन हर वक्त किसी न किसी की चीखने की आवाज आती है, कोई ना कोई गुस्से में है, कोई ना कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो हम ये समझें कि बच्चों की नीड्स होती हैं और बच्चों को अभी उन नीड्स को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं करना आता। फिर ये कि बच्चों के टेम्परामेंट्स होते हैं, कोई बच्चा शाय है, कोई जरा अग्रेसिव है, कोई असर्टिव है, वो टेम्परामेंट्स के मुताबिक एक दूसरे से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से वो रोल मॉडल्स को देखते हैं, यानी वो ये देख रहे हैं कि जो बड़े अफराद हैं हमारे घर में, जब उनके दरमियान कोई चैलेंजेस आते हैं
تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں, کیونکہ بچے پھر وہی بیہیویئرز آگے سیکھتے ہیں. پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ بچوں کی کوئی اسپیشل نیڈ ہو سکتی ہے, مثلا چھوٹا بچہ ہے وہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا, مثلا کوئی ویسے ہی اسپیشل نیڈ کا بچہ ہے لیکن دوسرا بہن بھائی نہیں سمجھے گا, وہ کہے گا میرا کیا قصور ہے, آپ کیوں اس کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, مجھے بھی تو ٹائم چاہیے, مجھے بھی تو میری بھی یہ ضروریات ہیں جو کہ پوری ہونی چاہیے. کوئی بچہ بیمار ہو سکتا ہے, اس کی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ سب سے پہلا اصول جو ہم نے یاد رکھنا ہے وہ ہے فیئر ٹریٹمنٹ کا. یعنی ہم نے جب بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچہ میرا بڑا پیارا سا ہے نا, یہ کبھی تنگ نہیں کرتا تو اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا, اور یہ کیونکہ چھلانگیں لگاتا ہے اسی نے کچھ کیا ہوگا, اس کی پٹائی لگا دو. نہیں, ہم نے یاد رکھنا ہے. جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی تھے اور وہ اپنے ایک بچے کو کچھ فیور زیادہ دینا چاہ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ باقی بچوں کے درمیان بھی ایک مساوات کے ساتھ ایک فیئر طریقے سے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے. تو والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کبھی یہ نہ نظر آئے کہ جی اس کو تو ہمیشہ وہ معافی مل جاتی ہے اور مجھے ہمیشہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے. اصول کیا ہے؟ جب بھی آپ نے بچوں کی لڑائی کو مینج کرنا ہے, اصول ہے ون ون. ون ون کیا ہوگا کہ آپ نے دونوں بچوں کی بات سننی ہے, آپ نے درمیان میں ایز اے نیوٹرل پرسن بیٹھنا ہے, اور آپ نے پھر دونوں کو اپنے اپنے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ سمجھانا ہے, اور ہر لڑائی میں پیچھے نہیں آنا ان کے کہ آ کر آپ وہ بھی چیخ رہے ہیں اور آپ بھی چیخ رہی ہیں اور ایک کیوس مچا ہوا ہے, بلکہ ان کو پہلے اس مسئلے کو حل کرنے دینا ہے اور ان سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس اچھے طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ آپ بھی خوش ہو اور آپ بھی خوش ہو. زیادہ سینسیٹیو بچوں کی لڑائی تب ہو جاتی ہے جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور اس میں کزنز ہیں, اور کئی دفعہ اگر بڑوں کی آپس میں تھوڑے سے ریلیشن شپس میں چیلنجز ہوں تو اب وہ بچوں کو کہنا بھی مشکل لگتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی گھر میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے رولز بنا لینے چاہیے, اور بچوں کو اوور آل یہ بات بتانی چاہیے کہ کون سا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے. مثلا کچھ بھی کوئی اور کرے, آپ مار نہیں سکتے, آپ گالی نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ دیکھیں بڑے ہو کر بھی یہی بیہیویئر آ رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف جب لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہر دفعہ فیئر کا جو ہوتا ہے نا, مطلب فیئر اٹس ناٹ فیئر, وہ جو بچے بولتے ہیں کہ مجھے ہی سب کچھ ملے, برابر کا ملے, یہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی کو دینے میں ہمیں زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح بچوں کو ہم نے ویسے بتانا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیڈز کو دیکھتے ہیں, اور اگر کوئی وانٹ ہو ہماری تو ہم اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, اسپیس بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر اس کو بینیفٹ زیادہ دے دیتے ہیں. پھر یہ کہ اگر فیملی میں حالات اچھے ہوں تو کبھی کبھی, ناٹ آلویز, کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیئرنگ کے نام پہ والدین کبھی کبھی اپنے بچے کو اتنا سبمسو بنا دیتے ہیں کہ پھر ہر جگہ وہ اپنا رائٹ چھوڑتے رہتے ہیں, اور پھر بہت سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم انہیں اب صلہ رحمی کا کانسیپٹ پھر دے سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر کرنا ہے, جس طرح سے بات چیت کرنا ہے, ان کو بتائیں کہ ہمارا بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا پیار محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب یہ بات سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ آگے بہت اچھے طرح سے اپنے بیہیویئرز کو لے کے چلتے ہیں, اور بہن بھائیوں کا پھر عزت اور احترام بھی سیکھتے ہیں. ایٹنگ ہیبٹس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس عمر میں اب بچے تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, اپنی مرضی سے کھانا پینا چاہ رہے ہیں, تو اب ہم نے بچوں کو تھوڑا سا چوائسز کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے, ہیلدی چوائسز کی طرف. فیملی میل ضرور ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. اس ایج میں بچوں کو آپ انکریج کریں کہ وہ آپ کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں اور آپ کے ساتھ خریداری کریں, کون سی سبزیاں کھانی چاہیے, اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہم نے گروسری آئٹمز لینے ہیں ان کو ہم پریپیئر کیسے کریں گے. پھر یہ کہ ہم ہیلدی سنیکس کیسے بناتے ہیں. اسکرین نہیں دینی آپ نے, اسکرین کے آگے بچوں کو اس عمر میں نہیں کھانا کھلانا. بچوں کو پانی زیادہ دیں, کیونکہ اسی ایج سے ان کو عادت پڑے گی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے کھانے کو کبھی اس طرح استعمال نہ کریں کہ اس سے بچے کو سزا آپ دے رہے ہیں یا اسی کے ساتھ بچے کو ریوارڈ کریں. یعنی ویسے جیسے ہم بچے کو ہر وقت روکتے رہتے ہیں, جنک نہیں کھانا, جنک نہیں کھانا, جنک نہیں کھانا, لیکن ہم جب ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم کسی جنک فوڈ ریسٹورینٹ پہ لے کے جاتے ہیں, تو بچے کی ایسوسیشن بڑی کنفیوزنگ سی اس معاملے میں جو ہے وہ بن جاتی ہے. پھر یہ کہ بیلنس سکھانا,
पोर्शन साइज की वैल्यू बताना कि आप बेशक 3 हेल्पिंग ले लें, 4 हेल्पिंग ले लें, लेकिन जो आप अपनी प्लेट में डालें कोशिश करें कि आपने उसको जो है सही तरह से खाना है। और इसमें डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट पोर्शन साइज आप उनको सिखा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को जो डिसिप्लिन करना है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन करने के लिए हमें अक्सर यही समझ आती है कि हम इन्हें वार्न करेंगे, सख्ती करेंगे और अभी से कंट्रोल करके रखेंगे, जबकि एक हमें वाकया मिलता है सीरत में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो एक साहब थे अकरा बिन हबस, उन्होंने जब देखा तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मेरे 10 बेटे हैं लेकिन मैंने कभी उनको प्यार नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, इन्नहु मन ला यरहम ला युरहम, कि उस पे कोई भी रहम नहीं करता जो किसी के साथ रहमत का रवैया नहीं रखता। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों के साथ इस उम्र में बहुत ज्यादा एक प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन के साथ रहना चाहिए। उनको बुलाकर हग करना चाहिए, उनका माथा चूमना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। तो बात क्या है कि क्लैरिटी हो जब हम उनको डिसिप्लिन करें कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी हो कि जो हमने काम करना है इसको इसी तरीके से करना है। अच्छी तरह बातों को कम्युनिकेट किया जाए बच्चों को कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसकी इस्लाह कैसे करेंगे। उनके साथ केयरिंग रवैया हो, अगर उनसे गलती हो गई तो उनको मुजरिम बनाकर नॉटी कॉर्नर में ना खड़ा किया जाए, बल्कि उनकी इस्लाह की जाए और उनको एक और चांस दिया जाए कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। और इसके साथ साथ एक उनके लिए स्पेस क्रिएट की जाए जिसमें वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करें कि अगर मेरी उम्र 3 साल से 7 साल भी है तो मुझे इस उम्र में कौन कौन से कामों को अप्रोप्रिएट तरीके से करना है। बच्चे गलतियां करेंगे, बार बार करेंगे, और हमारा फर्ज यही है कि हम उनकी प्यार मोहब्बत से इस्लाह करें। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेंगे। यहाँ पर आज की सीरीज को हम खत्म करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे आगे बढ़कर कि इन बच्चों की अब तरबियत कैसे की जाएगी, इनको अल्लाह का बंदा कैसे बनाया जाएगा। तो देखिएगा अगली एपिसोड। इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।